हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, इस टॉपिक की पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इसके पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हैं और मेरी आपको हिदायत यही है कि आप इसकी पीडीएफ को अपने साथ रखकर ही इस वीडियो को सुने, क्योंकि मैंने ये बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सभी बातों को इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है। तो जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ उनमें से जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो बातें आप अपने नोट्स पर लिख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में उन्हें समझने में कोई परेशानी ना हो। मैंने इस पीडीएफ में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है, अतः आप इस पर ज़रा भी संशय न करें। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, लर्नर टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्कूल इफ़ेक्टिवनेस। और ये सभी एजुकेशनल साइकोलॉजी के संदर्भ में पूछा गया है, इसलिए इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट ही अधिक पूछा जाता है। फिर भी साइकोलॉजी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने इस पीडीएफ में शामिल किए हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का फील्ड बहुत वास्ट है और इसमें आप कितना भी पढ़ लें, कोई ना कोई क्वेश्चन बाहर से आने की संभावना रहती ही है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ उसमें से आपके 90% क्वेश्चंस सही हो जाएं। दोस्तों, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बनाने की बजाय नोट से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपकी स्टडीज़ में व्यवधान न पड़े। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, आपके सिलेबस में टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस, जहाँ पे साइके का अर्थ है सोल एंड लोगोस का अर्थ है स्टडी। मतलब यह स्टडी ऑफ सोल है। स्टार्टिंग में इसे स्टडी ऑफ सोल कहा गया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत से परिवर्तन होते गए और अब साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो है साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कोग्निटिव प्रोसेसेस। बिहेवियर का अर्थ आप सभी जानते हैं दोस्तों। कोग्निटिव का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जानना, यानी जिस भी चीज़ में आपकी मेंटल थॉट्स लगती हैं, आपके ब्रेन का यूज़ होता है, वो सभी क्रियाएं कोग्निटिव प्रोसेसेस के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपके विचार हो गए, आपकी मेमोरीज़ हो गई, आपकी मेंटल इमेजेस। जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं और सोते हुए जो आपको सपने आते हैं वो मेंटल इमेजेस हैं, या फिर आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, मान लीजिए आप मेरे नोट्स को पढ़ रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं, तो उस समय आपके दिमाग में जो चित्र बनते हैं वे मेंटल इमेजेस कहलाते हैं। डिसीज़न मेकिंग और रीजनिंग यानी तर्क वितर्क करना, ये सभी क्रियाएं हम अपने दिमाग की हेल्प से करते हैं और इसीलिए ये कोग्निटिव प्रोसेसेस के अंतर्गत आती हैं। तो साइकोलॉजी हमारे एक्सपीरियंसेस का, मेंटल इमेजेस का और बिहेवियर की स्टडी कही जा सकती है। एक्सपीरियंसेस की इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के एक्सपीरियंस एक दूसरे से अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को देखकर जो एक्सपीरियंस करें मेरा भी उस चीज़ के साथ वही एक्सपीरियंस हो। मेंटल इमेजेस की बात हम पहले ही कर चुके हैं। इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी ड्रीम्स के रूप में हमारी मेंटल इमेजेस काम करती रहती हैं। और यदि हम बिहेवियर की बात करते हैं तो दोस्तों, साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी है। वह बिहेवियर केवल ह्यूमन बींग्स का ही नहीं है, बल्कि सभी एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का, प्लांट्स का, इनके बिहेवियर की स्टडी करना भी साइकोलॉजी है। अब यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा कि 1879 में जर्मनी के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट विल्हेम वुंट ने लीप्सिंग नाम की जगह पर साइकोलॉजी में रिसर्च करने के लिए पहली फॉर्मल लेबोरेटरी खोली थी। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2-3 एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि लेबोरेटरी किसने खोली थी, विलियम वुंट को किस लिए जाना जाता है, फर्स्ट लेबोरेटरी कब खोली गई थी और इसके साथ ही यह कहाँ खोली गई थी। द टर्म बिहेवियर वॉज पॉपुलराइज्ड बाय J.B. वॉटसन
दोस्तों, जे.बी. वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। वॉटसन ने कहा था कि गिव मी अ बेबी एंड आई विल मेक इट एज यू डिज़ायर, कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जो आप कहेंगे वह बना दूंगा। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, साइकोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रिंसिपल्स यानी जितने भी सिद्धांत या फिर जितनी भी थ्योरीज बनाई जाती हैं, जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं, वो सब प्योर साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और जब हम उन प्रिंसिपल्स को, उन थ्योरीज़ को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं तो उसे अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वह अप्लाइड साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। अप्लाइड साइकोलॉजी में 8 तरह की साइकोलॉजी आती है, जिसमें से एजुकेशनल साइकोलॉजी एक है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन 7 साइकोलॉजी के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपको नोट्स दे रही हूँ ताकि उन्हें याद करने में आपको आसानी रहे। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वर्ड में हालांकि एजुकेशनल वर्ड आता है, लेकिन यह एजुकेशन की ब्रांच नहीं है, यह साइकोलॉजी की ब्रांच है। इट इज़ एन अटैम्प्ट टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यह अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है, यानी इसमें साइकोलॉजी की नॉलेज को अप्लाई किया जाता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग concerned primarily with learners and how they respond to various situations in school and life। दोस्तों, एजुकेशनल साइकोलॉजी मुख्य तौर पर स्टूडेंट्स की लर्निंग से जुड़ी हुई है कि वे स्कूल में और लाइफ में उनके समक्ष जो परिस्थितियाँ आती हैं उनमें वो कैसा व्यवहार करते हैं, वो कैसा रिस्पोंड करते हैं किसी सिचुएशन के प्रति, इसी का अध्ययन ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। दोस्तों, साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत बड़ा फ़र्क यह है कि साइकोलॉजी में किसी भी स्टूडेंट्स के व्यवहार का और उसके एक्सपीरियंसेस का अध्ययन किया जाता है, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में किसी स्टूडेंट के व्यवहार का और एक्सपीरियंसेस का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एनवायरनमेंट में किया जाता है। किसी और एनवायरनमेंट में किए गए अध्ययन को हम साइकोलॉजी का नाम देंगे, ना कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का। यह एक पॉजिटिव अप्लाइड साइंस है। पॉजिटिव का मीनिंग मैंने नीचे भी क्लैरिफाई किया है। अप्लाइड का मतलब है कि इसमें जितने भी फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है, और ये अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। और किसी भी तरह की साइकोलॉजी साइंस है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर के अंदर आती है। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। दोस्तों, वैसे तो डेफिनेशंस अनगिनत हैं। जिन जिन साइकोलॉजिस्ट ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च की है उन सभी ने कई कई डेफिनेशंस दी हैं, फिर भी आपके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सिलेक्टिव डेफिनेशंस आपके सामने लेकर आई हूँ। EAP एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइकोलॉजी साइंस ऑफ एजुकेशन। क्रो एंड क्रो एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब, यहाँ दोस्तों आप डिस्क्राइब्स कर लेना, डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। क्रो एंड क्रो दो ब्रदर थे, उन दोनों ने मिलकर एजुकेशनल साइकोलॉजी पर रिसर्च की थी। उन्होंने कहा है कि हमारे बर्थ से लेके ओल्ड एज तक, बुढ़ापे तक जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होती हैं उन सभी को एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। स्किनर की 3-4 डेफिनेशंस हैं जो बहुत फेमस हैं। वैसे से तो स्किनर ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, उनमें से ये 4 इम्पोर्टेंट हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टीचर्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। दोस्तों, इन नोट्स में आप अपर केस या लोअर केस के बारे में मत सोचना कि सेंटेंस कोई स्टार्ट हो रहा है तो वह स्मॉल लेटर से कैसे स्टार्ट हो गया। इस तरह की बातों को आप प्लीज़ नज़रअंदाज करें, क्योंकि मैंने भी ये बहुत शीघ्रता में बनाए हैं ताकि आप लोगों का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो और समय अधिक वेस्ट ना हो। अभी मैं वीडियो बनाने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए मैं नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ कोऑपरेट मी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी
साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो कि टीचिंग और लर्निंग के साथ डील करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी covers the entire ranges of behavior and psychology as related to education. Educational psychology uses those researches in educational circumstances which are related to man and other living beings. दोस्तों यहाँ दोज के बाद रिसर्चेज आएगा। जड educational psychology is a scientific study of the life stages in the development from the time he is born until he becomes an adult. Educational psychology is the science which explains the changes that take place in the individual as they pass through the various stages of development. Kolesnik, educational psychology can help a particular teacher to decide for herself what she should do in her particular situations with her particular problems. Educational psychology is application of the findings and the theories of psychology in the field of education. And the last is educational psychology is the study of those facts and principles of psychology which help to explain and improve the process of education. यहाँ पे दोस्तों आप explain के बाद end कर लेना AND। दोस्तों ये सभी अति महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद ही करनी होंगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। और वैसे भी एजुकेशनल साइकोलॉजी से बहुत अधिक क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अब क्योंकि आरपीएससी अपना पेपर पूछने का स्टाइल बदल रही है तो हो सकता है आगे एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित अधिक प्रश्न आपको देखने को मिले। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी नॉट ऑफ एजुकेशन, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। While psychology deals with the behavior of all the individuals in all walks of life, educational psychology limits its study to the behavior of the learner in relation to educational environment. ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि साइकोलॉजी जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करती है, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी केवल एजुकेशनल एनवायरनमेंट में लर्नर के व्यवहार का अध्ययन करती है। यह एक अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियरल इसलिए क्योंकि ये व्यवहार का अध्ययन करती है और अप्लाइड इसलिए क्योंकि यह अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। यह एक अप्लाइड पॉजिटिव साइंस है। ये साइंस ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन किस तरह से दी जानी चाहिए यह उसके बारे में बताती है। नॉट अ प्योर साइंस, यह कोई प्योर साइंस नहीं है, यह एक अप्लाइड साइंस है। यह एक सोशल साइंस है क्योंकि कोई बच्चा अपनी क्लास में अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और कैसा व्यवहार करता है उसका भी अध्ययन करती है। इसका नेचर साइंटिफिक है क्योंकि यह एक साइंस है। इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस बट नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। दोस्तों यह एक पॉजिटिव साइंस है लेकिन यह एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, जबकि यह एक पॉजिटिव साइंस है, यानी व्यक्ति का व्यवहार जैसा होता है यह उसी का अध्ययन करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करती है, जैसा कि उसका व्यवहार है वह उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश नहीं करती, इसीलिए यह एक पॉजिटिव साइंस है। यह एक डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस है। इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है और यह अभी भी अपनी डेवलपिंग स्टेज में है। दोस्तों साइंस दो तरह की होती है, डेवलप्ड साइंस और डेवलपिंग साइंस। डेवलप्ड साइंस वह होती है जिसमें सभी तथ्यों की खोज कर ली गई होती है और कुछ खोजना बाकी नहीं रहता, तो यह डेवलप्ड साइंस नहीं है क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से पक्ष ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन अभी तक खोजा नहीं गया है। नॉट अ परफेक्ट और डेवलप्ड साइंस बिकॉज लर्नर्स बिहेवियर इज़ डायनामिक एंड अनप्रेडिक्टेबल। यह कोई परफेक्ट साइंस नहीं है मैथ्स या लॉजिक की तरह जिसमें सभी चीज़ों को खोज लिया गया है, क्योंकि लर्नर यानी स्टूडेंट का व्यवहार बदलता रहता है और वह अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम नहीं जानते कि कोई बच्चा किस स्थिति में कैसा व्यवहार करेगा। एंड द मेथड्स ऑफ इट्स स्टडी आर ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट एंड ऑब्जेक्टिव। और जो इसका अध्ययन करने के मेथड्स हैं, जो इसकी टेक्निक्स हैं, वो भी एब्सोल्यूट यानी फिक्स नहीं हैं और
वह ऑब्जेक्टिव भी नहीं है कि सभी के साथ हम एक ही ट्रिक से पेश नहीं आ सकते। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, अतः हमें सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है, इसलिए यह एक परफेक्ट साइंस नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी: टू हेल्प स्टूडेंट्स ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। टू हेल्प टीचर्स इन टीचिंग, टीचर्स को टीच करने में मदद करती है। टू हेल्प एजुकेशनल अथॉरिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स सच एज एजुकेशनल प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स, करिकुलम मेकर्स, इवेलुएटर्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर एक्सरसाइजिंग देयर रोल्स एज इफ़ेक्टिवली एज पॉसिबल। इन सभी की मदद करना इसका उद्देश्य है ताकि ये सभी लोग अपने अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ। टू हेल्प एजुकेशनल रिसर्चर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, इसका उद्देश्य एजुकेशन में रिसर्च करने वाले लोगों की मदद करना भी है ताकि एजुकेशन के प्रोसेस को सुधारा जा सके और एजुकेशन को भी सुधारा जा सके। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी: आइए देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। टू अंडरस्टैंड लर्नर: टीचर के लिए आवश्यक है कि वह अपने स्टूडेंट को समझे ताकि वह उसको अच्छी तरह से पढ़ा पाए। यदि टीचर को स्टूडेंट के व्यवहार के बारे में पता होगा तो उसे टीचिंग करने में आसानी रहेगी। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स: इसका अर्थ है कि प्रत्येक स्टूडेंट अपनी डेवलपमेंटल स्टेज पर अलग अलग होता है, उनकी मानसिक प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जो बात हम नर्सरी के स्टूडेंट को समझा सकते हैं वह बात हमें 5th क्लास के स्टूडेंट को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, और जो बात हम 5th क्लास के स्टूडेंट को समझाते हैं उसे हमें 12th के स्टूडेंट को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर स्टूडेंट का व्यवहार अपनी अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। टीचर को बच्चे की डेवलपमेंट स्टेज यानी उसकी एज के अकॉर्डिंग ही उसे टीच करना चाहिए। हम बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स उनको स्मॉलर क्लासेस में नहीं पढ़ा सकते। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग: टीचिंग और लर्निंग के नेचर को समझना भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक ध्येय है। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस: इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, सभी की सोचने समझने की शक्ति अलग होती है। कुछ बच्चों को कोई टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और कुछ बच्चों को बहुत देर से समझ में आता है। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं और कुछ गिफ्टेड होते हैं जिन्हें हम जीनियस बोलते हैं। तो एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में मदद मिलती है ताकि बच्चों को उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर पढ़ाया जा सके। ग्रुप डायनामिक्स: बच्चा ग्रुप में कैसा व्यवहार करता है यह भी एजुकेशनल साइकोलॉजी ही हमें बताती है। टू अंडरस्टैंड इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स: एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से ही टीचर को यह पता चलता है कि उसके स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, कि कौन सा टीचिंग मेथड उसके स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ: उसके स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ कैसी है, कि क्या वह अभी सीखने की पोजीशन में है या नहीं। यदि बच्चों का मन खेलने का अधिक है और आपको पढ़ाना है तो आप उन्हें प्लेवे मेथड से ही पढ़ाएं, क्योंकि यदि बच्चे थक गए हैं तो उन्हें थोड़ी एक्सरसाइज करके प्लेवे मेथड से ही पढ़ाना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस: एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू टीचर को लर्निंग प्रोसेस के विषय में समझ आता है कि बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझेंगे। नर्वस सिस्टम: यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी नर्वस सिस्टम को समझने में कैसे मदद करती है। हमारी सभी क्रियाएं, विशेष तौर पर स्टडी से रिलेटेड सभी क्रियाएं हमारे ब्रेन से यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब तक हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में पता नहीं चलेगा टीचर को, जब तक कि टीचर को हमारी इंटेलिजेंस के बारे में पता नहीं चलेगा कि हम स्लो लर्नर हैं या गिफ्टेड हैं या नॉर्मल हैं या मोरॉन्स हैं, इम्बेसाइल हैं, तब तक टीचर हमें पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए
यह आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी नर्वस सिस्टम को समझने में भी मदद करती है। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा किया जा सकता है। टू मेज़र लर्निंग आउटकम्स, टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया है उसके क्या रिजल्ट्स निकले हैं उसे मापने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। टू एजुकेट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, दोस्तों एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो होते हैं जो या तो गिफ्टेड होते हैं, जिन्हें जो वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में आते हैं, या फिर जो बहुत ही स्लो लर्नर होते हैं, जो डल होते हैं, तो उन्हें पढ़ाने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। टू मैनेज इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यह तो आप समझ ही गए होंगे। जब तक बच्चों के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता तब तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हमें बच्चों के व्यवहार का पता होगा तभी हम उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सभी बच्चों को एक ही तरीके से डील नहीं किया जा सकता। कुछ बच्चे बहुत अधिक हाइपर एक्टिव होते हैं तो उन्हें उनके तरीके से ही डील किया जाता है, और कुछ बच्चे बहुत ही शांत और गंभीर होते हैं तो उन्हें उसी हिसाब से मैनेज किया जाता है ताकि वह कुछ सोशेबल बने और इंट्रोवर्ट ही ना रह जाएं। टू प्रिपेयर आइडियल टाइम टेबल, लाइक एफर्ट्स आर मेड टू टीच द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, एक आदर्श टाइम टेबल बनाने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है, क्योंकि आजकल ऐसे एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स और साइंस है उन्हें सक्सेसिव पीरियड्स में न पढ़ाया जाए। सक्सेसिव पीरियड्स में जैसे मान लीजिए आपने सेकंड पीरियड आपका मैथ्स का आ गया और थर्ड पीरियड आपने साइंस का कर लिया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर और प्रेशराइज फील करेंगे। तो जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उन्हें लगातार पीरियड्स में ना पढ़ाया जाए। इसके अलावा जो इंटरवल से पहले वाले पीरियड में मुश्किल सब्जेक्ट को ना पढ़ाया जाए, क्योंकि तब तक बच्चों का दिमाग थक जाता है और वह मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ने वाली स्थिति में नहीं रहते हैं। एट द एंड ऑफ द स्कूल, और स्कूल के अंत में, यानी उस दिन का आखिरी पीरियड किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट को नहीं दिया जाता। लास्ट वाले पीरियड हमेशा हल्के फुल्के रखे जाते हैं, यानी इजी सब्जेक्ट्स के रखे जाते हैं। इसके साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक बनाने में और स्कूल और क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी मदद करती है। दोस्तों हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इस एक वीडियो में हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको पूरी डिटेल एक ही जगह पर मिल जाए। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप का अर्थ है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्षेत्र कितना विस्तृत है। आइए इसके बारे में जानते हैं। एजुकेशन के 3 सेंट्रल पॉइंट हैं, 3 मेन पॉइंट्स हैं: लर्नर, टीचर और करिकुलम। लर्नर यानी कि स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम यानी कि सब्जेक्ट मैटर। की फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशन के प्रोसेस में कौन कौन से की फैक्टर्स सम्मिलित हैं, आइए देखते हैं। लर्नर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि लर्नर ने क्या एक्सपीरियंस किया। लर्निंग प्रोसेसेस, कि टीचर ने ऐसे कौन से मेथड्स को अप्लाई किया है लर्निंग को प्रोसेस करने में। लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट, लर्निंग सिचुएशंस और एनवायरनमेंट। दोस्तों लर्निंग एनवायरनमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है लर्निंग के लिए। किसी भी चीज़ को आपने किस माहौल में सिखाया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर, एरियाज कवर्ड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, यहाँ आप स्कोप के बारे में जानेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। टीचिंग सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में आपने टीच किया है बच्चे को, आपने उसे क्लासरूम में टीच किया है, गार्डन में। टीचिंग सिचुएशन यानी आपने स्टूडेंट को किस सिचुएशन में टीच किया है। इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी व्यक्तिगत ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बच्चे को शिक्षण देना हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही पता चलता है। इंटेलिजेंस, बच्चों की इंटेलिजेंस के आधार पर उन्हें शिक्षा दी जाए।
जो बच्चे स्लो लर्नर हैं उन्हें पेशेंटली पढ़ाया जाए, जो फास्ट लर्नर हैं उन्हें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाया जाए। ऐसा न हो कि यदि आप स्लो लर्नर को पढ़ा रहे हैं तो गिफ्टेड स्टूडेंट के ऊपर आप ध्यान ही न दें। उसके लिए भी एक्टिविटीज़ तैयार रखनी चाहिए। मेंटल हेल्थ कि बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी है, क्या वह सीखने की स्थिति में है, उसके घर में माहौल कैसा है, वह किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है, यह सभी बातें ध्यान में रखकर ही उसे शिक्षण दिया जाना चाहिए। समय समय पर उसकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम यानी आपका जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हों। टीचर का सबसे पहला काम यही होता है कि बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करे, उन्हें रेडी करे सीखने के लिए, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो 3 तरह का होता है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का अर्थ है कि जब एक तरह की लर्निंग आपको दूसरी स्किल सीखने में मदद करती है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया है तो आपको स्कूटी चलाने में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको रोड साइंस वगैरह का पता चल गया है। दोस्तों नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है? मान लीजिए आपने कोई सिंपल बाइक चलाई हुई है और उसके बाद आपको रॉयल एनफील्ड चलाने को दे दी जाए, जिसका गियर सिस्टम अलग जगह पर होता है। तो जब भी आप रॉयल एनफील्ड चलाएंगे तो आपको पुरानी बाइक को चलाने में किया गया अभ्यास रॉयल एनफील्ड चलाने में आपकी कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करेगा, क्योंकि उसके गियर अलग जगह पर होते हैं। जब हमारी पहले सीखी हुई लर्निंग नई स्किल को सीखने में व्यवधान पैदा करती है तो वहाँ नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। अब बारी आती है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। दोस्तों मान लीजिए आपने स्विमिंग सीखी हुई है और आपको चपाती बनाना सीखना है, तो ये दोनों ही कलाएँ अलग अलग हैं। स्विमिंग किसी भी तरीके से आपकी चपाती बनाने में मदद नहीं कर सकती, तो यहाँ ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ। इसके बाद आती है पर्सनैलिटी। दोस्तों पर्सनैलिटी का अर्थ केवल आउटर पर्सनैलिटी नहीं होता, यह इन एंड आउट दोनों तरह की पर्सनैलिटी से संबंधित है। पर्सनैलिटी के विषय में हम अलग से टॉपिक भी करेंगे। तो दोस्तों यह मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है और उसके हिसाब से ही टीचर को उनके साथ बिहेव करना होता है, ताकि सभी बच्चे सीख सकें। एडजस्टमेंट, दोस्तों सोसाइटी के साथ और क्लास में बच्चों के साथ टीचर्स के साथ सही तरीके से सामंजस्य रखना ही एडजस्टमेंट कहलाता है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें एडजस्टमेंट भी सिखाती है। मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंसेस, बच्चों ने क्या क्या सीखा है उसको इवैल्यूएट करना, उसको मेज़र करना भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही पार्ट है। इसे बहुत सारे टेस्ट के थ्रू और एग्ज़ाम्स के थ्रू जांचा जाता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, समय समय पर बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग भी दी जाती है ताकि वे मोटिवेटेड रहें और शिक्षा के प्रति उनमें लगाव और रुझान बना रहे। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी जो गिफ्टेड और वेरी सुपीरियर चिल्ड्रन हैं, जीनियस स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरीके से टीच करना है यह भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं वह बहुत ही दब्बू बन जाए, उनका शिक्षा से रुझान ख़त्म हो जाए। स्पेशल एजुकेशन, दोस्तों जिन स्टूडेंट्स का IQ 90 से कम होता है वे सभी स्टूडेंट्स स्पेशल एजुकेशन नीड यानी सेन चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो ब्लाइंड हैं उन्हें ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, जिन्हें देखने और सुनने में परेशानी है उनके लिए ऑडियो विजुअल एड्स की व्यवस्था करना भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में ही आता है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, दोस्तों एजुकेशनल रिकॉर्ड्स को बनाने में हमें बहुत से स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है और कौन कौन से डेटाज हमें कलेक्ट करने हैं ये सभी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही पता चलता है। एलिमेंट्री रिसर्च टेक्निक्स, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक डेवलपिंग फील्ड है, तो इसमें आए दिन रिसर्च होती रहती हैं और उन्हीं रिसर्च को करने की टेक्निक्स
हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही पता चलती हैं। दोस्तों, मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण लोगों के विषय में यहाँ बताया है, तो आप इन पर ध्यान दीजिए। फादर ऑफ साइकोलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडाइक। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एजुकेशन सीखने में बहुत से मुश्किलें आती हैं, बहुत से कांटों का सामना करना पड़ता है, तो ये थॉर्नडाइक याद कर सकते हैं आप। फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी विलियम वुंट। इन्हें प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का फादर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली साइकोलॉजी लैब खोली थी। फादर ऑफ अडल्ट साइकोलॉजी स्टैनले हॉल। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जे.बी. वॉटसन। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि बिहेवियर को जे.बी. वॉटसन ने ही पॉपुलराइज किया था, इसीलिए उसे ही फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपने इसके साथ साथ अपने नोट्स बना लिए होंगे। दोस्तों, इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह बताइए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा है। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।